बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पास एजुकेशन सिस्टम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 11th केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर यूईटी ई-कैट 2024 जो कि आपका 11 मार्च से पहला ई-कैट स्टार्ट होने वाला, दूसरा मई के 13 से स्टार्ट होगा। इससे पहले आप लोगों ने दो चीज़ें करनी है। एक तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए करें, और बेल आइकन को भी आपने ऑल पे सेट कर देना है ताकि आपको नोटिफिकेशन आएगा, क्योंकि हमने आपके लिए इन फ्यूचर जो कैरियर काउंसलिंग के रिलेटेड चीज़ें हैं वो लेके आनी है, स्कॉलरशिप्स के रिलेटेड डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के, इसके अलावा डिजिटल स्किल्स के रिलेटेड तो जितने भी टिप्स एंड ट्रिक्स होंगे डिफरेंट सब्जेक्ट्स के वो भी आप लोगों के साथ शेयर किए जाएंगे। इसके अलावा आप लोगों ने व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना है, वीडियो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आ रहा होगा, उसको ज़रूर ज्वाइन कर लें, उधर भी ये सारी चीज़ें हम लोग शेयर करते हैं। तो चलते हैं हम अपने इस वीडियो के अंदर। तो अब देखें हमारे पास 11th केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से होंगे। मैं आपको चैप्टर वाइज ये सारी चीज़ें डिटेल में बताता हूँ। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं चैप्टर नंबर 1, 2, 3 और 4 को। तो देखें स्टूडेंट्स, अगर हम चैप्टर नंबर 1 की बात करें ना, और ये मैंने जो नंबरिंग दे रखी है ये मैंने पीटीबी के अकॉर्डिंगली नंबरिंग दे रखी है, ठीक है। उसमें ज़्यादातर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज़्यादा होते हैं तो इसलिए मैंने इसको सामने रखा है। अदरवाइज मैं आपको इसके चैप्टर नेम बताता जाता हूँ, आपके लिए आसानी हो जाएगी। इसमें हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं, ठीक है। जो बेसिक कॉन्सेप्ट के रिलेटेड चैप्टर है दैट इज चैप्टर नंबर 1। अब इसमें आप लोगों ने जनरल इंफॉर्मेशन, जो जनरल नॉलेज टाइप चीज़ें हैं उनको गेट करना है। अब अगर आप यूईटी की बात करते हैं और इसी तरह आप एनईटी को भी अगर आप इंक्लूड कर लेते हैं तो इसमें हमारे पास बेसिक चीज़ें आ जाती हैं। लाइक हमारे पास मॉलिक्यूलर आयन के बारे में पूछा जाता है, जो सबसे ज़्यादा दफ़ा रिपीट हुआ है ई कैट के पास पेपर में, आप देख सकते हैं। मॉलिक्यूलर आयन को आइडेंटिफाई करना होता है। अब जैसे Na पॉजिटिव लिखा आ रहा है और कहीं पे Cl नेगेटिव लिखा आ रहा है और साथ में CH4 पॉजिटिव लिखा आ रहा है, या हमारे पास OH नेगेटिव लिखा आ रहा है, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं OH नेगेटिव। तो अब यहाँ पे देखना, आपने इससे कंफ्यूज नहीं होना कि ये Na लिखा हो दैट इज नाट्रियम, सोडियम है, तो ये इसका कंबाइन नेम है। अब OH में दो एटम आ रहे हैं तो ये हमारे पास मॉलिक्यूलर आयन बनेगा। यहाँ पे डेल्टा ऑप्शन नन ऑफ दीज आ सकता है, तो इस तरह आपको यहाँ से चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आपको मोल का कॉन्सेप्ट और एवोगैड्रोस के बारे में बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए। आपके कॉन्सेप्ट बड़े शार्प होने चाहिए। जितना आप अपने कॉन्सेप्ट के बारे में ज़्यादा प्रिसाइज होंगे, आपको जितनी समझ होगी उतना आप एफिशिएंट परफॉर्म कर सकते हैं। लाइक आपको मॉलिक्यूलर आयन का बेहतर पता होना चाहिए, मोल के बारे में पता होना चाहिए। जैसे अगर मैं मोल की बात करता हूँ, अगर हम डिस्कस करते हैं 1 मोल ऑफ सोडियम तो इसका मतलब होगा 23 ग्राम ऑफ सोडियम, इस तरह आपको पता होना चाहिए। CO2 की बात करते हैं दैट विल बी 44 ग्राम ऑफ CO2, वो 1 मोल के इक्वल होगा। तो इस तरह के बेसिक जो चीज़ें हैं, कुछ जनरल नॉलेज टाइप चीज़ें आ जाती हैं, इनको आप लोगों ने गेट करना है। अगर हम चैप्टर नंबर 2 की बात करें तो इसमें हमारे पास टेक्निक्स आ जाती हैं, जैसे फिल्ट्रेशन की टेक्निक आ जाती है, सब्लिमेशन आ जाती है हमारे पास। इसके अलावा हमारे पास क्रोमेटोग्राफी के रिलेटेड चीज़ें आ जाती हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के अगर हम जिक्र करें तो क्रोमेटोग्राफी हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप लोगों ने पढ़ लेना है। इसके अलावा सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, ये जो दो टॉपिक हैं इनको तो आप लोगों ने लाजमी तौर पे पूरा बुक से रीड करना है, जो आपकी रेलिवेंट बुक होगी। इससे कंप्लीट इसकी एक एक लाइन को रीड आउट करें, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन को, क्रोमेटोग्राफी को। इसके अलावा जो फिल्ट्रेशन है इसको आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। तो ये 3 टॉपिक्स आप लोगों को रिकमेंडेड है इस चैप्टर नंबर 2 में से। इफ यू डिस्कस अबाउट चैप्टर नंबर 3 विच इज अबाउट गैसेज। अब गैसेज में से देखें, ये पूरी 11 केमिस्ट्री में से अगर हम 3-4 चैप्टर की बात करते हैं विच आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो गैसेज इज वन ऑफ दैट चैप्टर। तो गैसेज में से सबसे पहले तो देख रहे हैं हमारे पास लॉज आ जाते हैं। लॉज ऑफ गैसेज में हमारे पास जितने भी लॉज हैं, जैसे हमारे पास एवोगैड्रोस लॉ आ जाता है, हमारे पास बॉयल्स लॉ आ जाता है, हमारे पास चार्ल्स लॉ आ जाता है, हमारे पास डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर आ जाता है, हमारे पास ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन आ जाता है। तो ये सारे लॉज एक ही बारी में आप लोगों ने करने हैं, मतलब इनकी आप डिवीजन कर सकते हैं, सारे लॉज को अच्छे तरीके से कर लें। और आपको पता होना चाहिए दीज ऑल laws are applicable for only ideal gases which are non-real. अब why we discuss about ideal gases which actually not exist, which are unreal, क्योंकि हम रियल को डिस्कस करना चाहते हैं तो उससे पहले हमें आइडियल को डिस्कस करना पड़ता है, इसलिए हम आइडियल बिहेवियर पूरा डिस्कस करते हैं और आइडियलिटी को सामने रख के हम रियल गैसेस को ज़्यादा अच्छे तरीके से स्टडी कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, उसको लाजमी रीड आउट करें। इसके एप्लीकेशंस बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो हमारे पास डाल्टन्स लॉ है, इसके एप्लीकेशन, इसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से बुक से रीड आउट कर लेना है, ठीक है। अच्छा जी, अगर हम मूव करते हैं इसमें फर्दर तो हमारे पास प्लाज्मा वाला टॉपिक आ जाता है, इसको भी आप लोग लाजमी तौर पे पढ़ लें। इसमें भी जनरल नॉलेज टाइप कुछ चीज़ें आ जाती हैं हमारे पास, मतलब सन का टेम्परेचर वगैरह, गैलेक्सीज के डिफरेंट टेम्परेचर्स वगैरह आपको पता होने चाहिए। इसके अलावा अगर हम मूव करते हैं चैप्टर नंबर 4 की तरफ, विच इज़ अबाउट लिक्विड
एंड सॉलिड। अब इसके दो मेजर पोर्शन है और दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब लिक्विड में हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं देखें, इसमें हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एच बॉन्डिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और हाईलाइटेड टॉपिक है फॉर एनईटी एंड ई कैट। ई कैट में से भी काफ़ी दफ़ा इसमें से क्वेश्चन आए हुए। हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको पता होना चाहिए इसकी कंडीशंस क्या क्या है, कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, ये कूलेंट बॉन्ड, इनमें ऑर्डर क्या होता है, ये चीज़ें आपने याद रखनी है। और चैप्टर नंबर 4 के लिए तो मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा कि आप लोगों ने इसमें जितने भी ऑर्डर्स हैं, ऑर्डर्स को अच्छे तरीके से याद कर लेना है। ऑर्डर्स तो वैसे ही इसमें से 2-3 एमसीक्यूज आ जाते हैं, जैसे हम ऑर्डर ऑफ रेडियस की बात करते हैं, हम ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, मतलब किसी भी डायमेंशन में आप इसको फिट कर सकते हैं। तो ऑर्डर्स आपको याद होने चाहिए, कौन सा बॉन्ड डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाएंगे, आयोनिक बॉन्ड है, कूलेंट बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, डाइपोल डाइपोल फोर्सेज है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा इसमें लिक्विड क्रिस्टल वाला टॉपिक आ जाता है, लिक्विड पोर्शन की मैं बात कर रहा हूँ चैप्टर नंबर 4 से। लिक्विड क्रिस्टल वाला टॉपिक अच्छे तरीके से पढ़ लें, जितनी फोर्सेज आ जाती हैं, डाइपोल डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल, इनके कॉन्सेप्ट बना लें, क्योंकि हमारे पास जो ई कैट के पोर्शन बनते हैं उसमें कुछ हमारे पास आ जाते हैं बहुत बेसिक लेवल के, जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट भी चेक किया जाता है। बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए वो टॉपिक भी बेसिक से होंगे, जैसे डाइपोल डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल है, आयन डाइपोल फोर्सेज हैं, डिबाई फोर्सेज भी जिनको कहते हैं। अब उनके बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए कि ये पोलर में कौन सी पाई जाएगी, डाइपोल डाइपोल फोर्सेज, प्योरली नॉन पोलर में पाई जाएगी लंदन डिस्पर्शन फोर्सेज, ठीक है। लाइक अब ई कैट में पास पेपर में आया हुआ है कि I2 के अंदर कौन सी फोर्सेज होंगी, डेफिनेटली वो लंदन फोर्सेज होंगी, क्योंकि I2 इज नॉन पोलर, इसका डाइपोल मोमेंट विच इज इक्वल टू 0, तो इसलिए ये हमारे पास हो जाएगा नॉन पोलर। और नॉन पोलर में डाइपोल जो इंड्यूस डाइपोल, इंस्टेंटेनियस डाइपोल होती हैं, जिनको हम लंदन फोर्सेज भी कहते हैं। इस तरह अगर हम मूव करते हैं फर्दर तो हमारे पास सॉलिड पोर्शन आ जाता है। अब सॉलिड पोर्शन में सबसे पहले तो आपने इनके टाइप्स को करना है। अब सॉलिड की आपको पता है कितनी टाइप्स होती हैं। इफ यू डिस्कस अबाउट ऑन द बेस ऑफ स्ट्रक्चर, तो ये क्रिस्टलाइन हो सकती हैं, एमॉर्फस हो सकती हैं, या ये पॉलीमेरिक हो सकती हैं। पॉलीमेरिक बाद सिलेबस में नहीं भी है, लेकिन उसको भी आपने करना है। और दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाती हैं टाइप्स ऑफ सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन देम। लाइक अगर हम डिस्कस करते हैं, आयोनिक सॉलिड है, कूलेंट सॉलिड है, मॉलिक्यूलर सॉलिड है, और हमारे पास मेटालिक सॉलिड्स है। ऑन द बेस ऑफ स्ट्रक्चर देयर आर 3 टाइप्स, और ऑन द बेस ऑफ जो बॉन्ड प्रेजेंट है वो 4 टाइप्स होती हैं। तो इनको आप लोग कर लें, आपका सॉलिड क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम मूव करते हैं तो हमारे पास कुछ डायमेंशंस आ जाती हैं, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड आ जाता है। तो उसका आपको पता होना चाहिए, क्यूबिक है, ऑर्थोरोम्बिक है, रोम्बोहेड्रल है, उसमें तीनों साइड्स में क्या रिलेशन होगा, तीनों एंगल्स में क्या होगा, उसमें से भी पास्ट पेपर में बहुत दफा एमसीक्यूज आए हुए हैं। अगर हम बात करते हैं ई कैट की, प्रीवियस ई कैट के अंदर ये क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो उसको अच्छे तरीके से आप लोग पढ़ते जाएं। बाय मूविंग फॉरवर्ड, इफ वी डिस्कस अबाउट चैप्टर नंबर 5, 6, 7, 8, तो चैप्टर नंबर 5 इज अबाउट एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है। एटॉमिक स्ट्रक्चर में अब क्या क्या चीजें आ जाती हैं, इसमें एक तो स्पेक्ट्रम वाला टॉपिक आपने अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। स्पेक्ट्रम में आ जाता है रेनबो, किसकी एग्जांपल होगी, इफ सोडियम या हाइड्रोजन एटम इज एमिटिंग 2 नंबर ऑफ लाइन, इट विल मेक अ स्पेक्ट्रम व्हिच इज कॉल्ड एटॉमिक स्पेक्ट्रम, एटॉमिक स्पेक्ट्रम होगा। इसके अलावा आपको ये स्पेक्ट्रम की एग्जांपल पता होनी चाहिए। इसके अलावा हमारे पास इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट एक चीज आ जाती है यहाँ पे, बल्कि वो मैं आपको कॉन्सेप्ट बता भी देता हूँ, देखिएगा विब ग्योर। अब इसमें कुछ हमारे पास चीजें वो आप देख लें, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। इफ वी मूव टुवर्ड रेड तो हमारे पास वेवलेंथ इंक्रीज हो जाती है, वेवलेंथ इंक्रीज हुई, फ्रीक्वेंसी कम हुई, एनर्जी भी कम हो गई। और अगर हम वॉयलेट की तरफ जाते हैं तो हमारे पास वेवलेंथ शॉर्टर होती जाती है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती जाती है, और एनर्जी ज्यादा होती जाती है। वॉयलेट से ज्यादा अल्ट्रा वॉयलेट की आ जाती है, और इसके बाद हमारे पास गामा रेज, एक्स रेज आती है, और एंड पे हमारे पास गामा रेज आ जाती है। तो इस तरह ये ऑर्डर चलता जाता है। अच्छा, ये जो वेव ग्योर है दैट इज ऑर्डिनरी लाइट, जो सनलाइट होती है ना उसमें ये 7 डिफरेंट कलर्स पाए जाते हैं। अब वेव ग्योर के अंदर आप लोगों ने याद रखना है कि ये जो ऑर्डर मैंने आपको वेवलेंथ और एनर्जी का बताया, एक तो ये आपने याद रखना, और दूसरा इसमें वेवलेंथ का ऑर्डर आपने याद रखना है, दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 450 नैनोमीटर एंड एंड्स एट 750 नैनोमीटर। तो ये इसमें वेवलेंथ का ऑर्डर आ जाता है, इसको अच्छे तरीके से आप लोग ने याद रख लेना है। ये हमारे पास चीजें आ जाती हैं। इसके अलावा लाइमन, बाल्मर, पास्टन, ब्रैकेट, फंड सीरीज है, उनको अच्छे तरीके से पढ़ लें। आई एम टॉकिंग अबाउट हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर हमारे पास ये सारी चीजें आ जाती हैं डिटेल के अंदर, ठीक है। जैसे इनकी वेवलेंथ कैसी होती है, जो रिडबर्ग इक्वेशन के अंदर से मेजर की जाती है। और सेम यही वाले टॉपिक आप लोगों के 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 20 में भी डिस्कस हुए हैं, विच इज आल्सो अबाउट एटॉमिक स्पेक्ट्रा। वो एटॉमिक है ही पूरा एटॉमिक स्पेक्ट्रा के बारे में, तो उस चैप्टर को भी अच्छे तरीके से आप लोगों ने ग्रिप कर लेनी है, जो फिजिक्स के रिलेटेड है। पर यहाँ पे हम केमिस्ट्री के रिलेटेड सारी चीजों को डिस्कस करते हैं। तो चैप्टर नंबर 5 में फर्दर आप लोगों ने
जो हमारे पास क्वांटम नंबर्स आ जाते हैं उनको भी अच्छे तरीके से पढ़ लेना। अब क्वांटम नंबर में से एमसीक्यूज किस फॉर्मेट पे आते हैं, उसमें आपको वो n की वैल्यू दे देते हैं, n इक्वल टू 3 है तो इसका एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या होगा। अच्छा, अब इसमें कुछ बेसिक चीजें आ जाती हैं, हम लोग पढ़ते हैं इसको बहुत डिटेल में, कॉन्सेप्ट वगैरह में, नो डाउट उस तरह भी पढ़ना चाहिए, लेकिन बाज दफा आप लोगों ने ये भी डायमेंशन इसकी याद रखनी है। वो आपसे पूछ लेते कि ये जो क्वांटम नंबर है, लाइक हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, वो हमें किसके बारे में बताएगा। तो याद रहे कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है विच इज डिनोटेड बाय स्मॉल n, वो हमें बताता है नंबर ऑफ ऑर्बिट के बारे में, इट गिव्स अस अबाउट नंबर ऑफ ऑर्बिट। और अगर हम एजीमुथल की बात करते हैं तो वो हमारे पास हमें सब शेल के बारे में बताता है, यानी आपको पता है ऑर्बिट को शेल भी बोला जाता है, तो शेल के बारे में हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है, एजीमुथल हमें सब शेल के बारे में बताता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आगे हमें ऑर्बिटल्स के बारे में बताता है, और जो स्पिन क्वांटम नंबर होता है वो हमें उसकी इलेक्ट्रॉन की ओरिएंटेशन बताता है इन डिफरेंट सब शेल्स, और यू कैन से के डिफरेंट ऑर्बिटल्स के अंदर। तो ये वाली चीजें आप लोगों ने याद रख लेनी है। चैप्टर नंबर 6 की बात करते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक है, केमिकल बॉन्डिंग के रिलेटेड ये चैप्टर है, इसका नेम है केमिकल बॉन्डिंग। अब इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट चीजें तो ये तीन है। एक तो आप लोगों ने वेस्पर्ड थ्योरी को अच्छे तरीके से कर लेना है, आपने वीबीटी को कर लेना है, एमओटी को कर लेना है। वेस्पर्ड थ्योरी ने बेसिकली स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब किया, उसने सिर्फ थ्योरेटिकल अजम्पशंस बनाई। वीबीटी ने क्या बताया कि जो हमारे पास सिग्मा बॉन्ड भी होता है, पाई बॉन्ड भी होता है, जिसको एक्सियल ओवरलैपिंग कहते हैं। जैसे ई कैट में, एनईटी में भी एमसीक्यूज आ चुका हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गिव द कॉन्सेप्ट अबाउट सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड, दैट वन इज वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। और फिर एमओटी ने क्या चीजें बताई थी, एमओटी इंट्रोड्यूस्ड अबाउट फ्रैक्शनल बॉन्ड, लाइक इसने ये बताया था कि बॉन्ड डेढ़ भी हो सकता है, अढ़ाई भी हो सकता है, बॉन्ड में भी 1.5, 2.5, 3.5, ये एमओटी कॉन्सेप्ट लेके आया। इसके बाद हमारे पास आ जाती है हिब्रिडाइजेशन इसके अंदर से। अब हिब्रिडाइजेशन एक आप लोगों ने याद रखना है, दैट इज नॉट द एक्चुअल फैक्ट, ये कोई एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करती है, दैट इज हाइपोथेटिकल अजम्पशन, ये अजम्पशन है। मतलब अब सारी थ्योरीज पढ़ने के बाद ना, जैसे आपको मैं थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री बता देता हूँ कि ये जो हमारे पास थ्योरी आई ये क्यों आई है। ये सारी की सारी डिस्कशन आई थी हमारे पास बॉन्डिंग को लेके। जैसे अगर हम डिस्कस करते हैं HCl को, बड़ा बेसिक सा है। अब HCl के अंदर यू नो के कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है। अब ये बॉन्डिंग तो पढ़ ली कि एटम सेटिस्फाई हो गए, इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नियरेस्ट नोबल गैस की अटेन कर ली, लेकिन अब ये स्टेबिलिटी हासिल करने के बाद साइंटिस्ट के पास इनके स्ट्रक्चर को डिस्कस करना ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज आ गई थी। तो स्ट्रक्चर को डिस्कस करने के लिए इन्होंने पहले बॉन्ड को डिस्कस किया, बॉन्ड इनकी इंफॉर्मेशन ना दे सके तो वेस्पर्ड थ्योरी आ गई, वेस्पर्ड थ्योरी में कुछ ड्रॉबैक्स रहे, वीबीटी आई, फिर एमओटी आई, तो इन सारी चीजों में फिर भी ना थोड़े बहुत ड्रॉबैक्स वगैरह रहे। तो इसके बाद पे हिब्रिडाइजेशन आ गया जो कि हाइपोथेटिकल हाइपोथेसिस के ऊपर बेस करता है। नो डाउट इससे काफी ज्यादा आसानी हुई है। तो अब इन सारी चीजों के बाद हम बहुत ज्यादा क्लोज हैं, जैसे टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, तो काफी हद तक ये चीजों को हम स्टडी करने में सक्सेसफुल हुए हैं। तो ये हिब्रिडाइजेशन वाला टॉपिक आप लोगों ने पढ़ लेना है। अगेन इसमें कुछ चीजें आयनाइजेशन एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। अब देखें आप लोगों ने चीजों को ज्यादा मैसी करके नहीं पढ़ना है, बहुत ज्यादा कि सारी चीजों को मिला के पढ़े, इनके ना सीक्वेंसेस बनाते जाए। जैसे आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इनको एक लाइन पर रखें। क्यों? क्योंकि तीनों का ट्रेंड सेम है, तीनों जो है टॉप टू बॉटम डिक्रीज होते हैं, लेफ्ट राइट अलोंग द पीरियड ये इंक्रीज हो जाते हैं। इसी तरह एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक साइज, आयनिक रेडियस, कूलेंट रेडियस, टॉप टू बॉटम वो इंक्रीज होंगे, लेफ्ट राइट डिक्रीज हो जाएंगे। नंबर ऑफ शेल कांस्टेंट रहते हैं, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है इस वजह से। तो ये सारी चीजें आप लोग ने याद रखनी है। जो आयनाइजेशन एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है, क्लोरीन की -349 किलो जूल पर मोल है, सोडियम की याद रख लें आयनाइजेशन एनर्जी, मैग्नीशियम की, एल्यूमिनियम की, वो सारी चीजें देख लें। इसके बाद अगर हम चैप्टर नंबर 7 की बात करते हैं विच इज अबाउट थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स के बारे में है, हीट के बारे में है, टेम्परेचर के बारे में। इसमें तो सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है इंथाल्पी वाला चैप्टर टॉपिक आ जाता है, ठीक है। इंथाल्पी क्या है, इंथाल्पी डिफरेंट रिएक्शंस की कितनी कितनी होती है, और मेजरमेंट ऑफ इंथाल्पी विच इज डन बाय बॉम्ब कैलोरीमीटर एंड ग्लास कैलोरीमीटर, अच्छे तरीके से पढ़ लें। इसके बाद इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक आ जाता है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक आ जाता है। बाद सिलेबस में सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक नहीं भी होगा तो इसको आप लोग अपना रेलिवेंट जो बुक होगी उससे पढ़ सकते हैं, या कहीं नोट से इसको आप देख सकते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। इसके बाद हमारे पास इसमें हेस लॉ आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्न हाइपर साइकिल को भी आप लोग पढ़ सकते हैं, हेस लॉ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 इज अबाउट
केमिकल इक्विलिब्रियम। अब ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे पास। अब इसके अंदर आप लोगों ने एक तो ली चैटलेट प्रिंसिपल को अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। इसमें हमारे पास मजीद कुछ चीज़ें आ जाती हैं, लाइक इसमें आप लोग ये पीके ए पीके बी के बारे में, एसिड के बारे में पढ़ सकते हैं, एसिड की क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी, बेस की क्या क्या है। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ जाता है, केसी आ जाता है। अब केसी के डिफरेंट डायमेंशंस देखें, जैसे केसी के एप्लीकेशंस क्या होंगे, केसी के यूनिट्स क्या होंगे, और यूनिट्स में से प्रीवियस ईयर्स में से भी क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो केसी को आपने टारगेट करना है चैप्टर नंबर 8 में से, ठीक है। इसमें से हमारे पास इंपॉर्टेंट ये रिएक्शन के बारे में आ जाते हैं, रिएक्शन कब कंप्लीट होता है, कब इनकम्प्लीट रहेगा, कब फॉरवर्ड जाएगा, रिवर्स जाएगा। तो ये बेसिक चीजें देखनी है, इसके यूनिट्स को लेके आप लोगों ने चेक कर लेना है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 इज अबाउट सोल्यूशन। अब इसमें तो हमारे पास आ जाता है सोलिबिलिटी एंड सोलिबिलिटी कर्व के बारे में चीजें आ जाती हैं, किसकी कर्व शार्प होगी, कंपाउंड है, NaCl की कर्व देखें, BeCl2 की देखें, अमोनिया की देखें, डिफरेंट कंपाउंड्स की आप ये कर्व वगैरह देखें सोलिबिलिटी और सोलिबिलिटी कर्व में से। इसके अलावा मैं आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बताता हूँ, दैट इज बफर सोल्यूशन। अब बफर सोल्यूशन ऐसा टॉपिक है जिसमें से कंफर्म होता है MCQs आएगा। जैसे अब हमारे पास एसिडिक बफर भी हो सकते हैं, बेसिक बफर भी हो सकते हैं। प्रीवियस हिस्ट्री उठा के देखें तो हर दूसरे ई कैट में आपको ये नजर आएगा। जैसे लास्ट ईयर भी ई कैट डिफरेंट वेरिएशन में हुए हैं, डिफरेंट डेट्स के अंदर हुए हैं, जिस तरह NETs होता है उसी पैटर्न को फॉलो किया गया है। उससे पहले साल में सिर्फ एक ही ई कैट होता था और बस एक ही दफा होता था, एक ही डेट पे होता था। तो अब डिफरेंट ई कैट हो रहे हैं। तो अब जो लास्ट टाइम हुए हैं उसमें भी ये इसमें से टॉपिक में से क्वेश्चन पूछे गए हैं, डिफरेंट बफर सोल्यूशन, जैसे एसिडिक बफर सोल्यूशन है, बेसिक बफर सोल्यूशन है। ये तो आपकी बुक लाइंस है, उधर से आप लोग इसको अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आपको टाइप्स ऑफ सोल्यूशन आने चाहिए, ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है। टाइप्स ऑफ सोल्यूशन में जैसे सॉलिड लिक्विड का क्या होगा, गैस सॉलिड का क्या होगा, गैस का मिक्सचर कौन सा होगा, इसको अच्छे तरीके से पढ़ लें। इफ यू डिस्कस अबाउट चैप्टर नंबर 10, और चैप्टर नंबर 10 के अंदर से देख रहे हैं, यहाँ पे चैप्टर नंबर 9 के बारे में मैंने आपको चीजें बता दी। अब चैप्टर नंबर 10 हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, इस चैप्टर का नेम। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से देखें हमारे पास दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एक हमारे पास आ जाते हैं सेल और दूसरी आ जाती हैं बैटरीज। अब हमारे पास निकल कैडमियम बैटरीज हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, अल्कलाइन बैटरीज हैं, रिचार्जेबल है, नॉन रिचार्जेबल है, अच्छे तरीके से पढ़ लें। इसके अलावा सेल में हमारे पास नेल्सन सेल है, डैनियल सेल है, हमारे पास डाउन सेल है, अच्छे तरीके से इनको पढ़ लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक तो ये सेल बैटरीज हो गए। इसके अलावा आप लोगों ने जो बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन है इसको पढ़ लेना है। बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन जो आपके बोर्ड के अकॉर्डिंगली बहुत इंपॉर्टेंट समझा जाता है, लेकिन ई कैट NET के लिए आपने इसको जस्ट रीड आउट कर लेना है। फॉर एग्जांपल, अब जो इस आपकी बुक के ऊपर एग्जांपल डिस्कस हुई हुई है, उन एग्जांपल की बैलेंसिंग अच्छे तरीके से देख लें। जैसे पेपर में आपसे पूछ सकते हैं कि इक्वेशन लिख देंगे और पूछेंगे कि ये बैलेंस है या नहीं है। ये पूछेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन बैलेंस फॉर्म, कौन सी करेक्ट है बैलेंस फॉर्म के अंदर, तो वो आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा अगर हम चैप्टर नंबर 11 की बात करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है रिएक्शन काइनेटिक्स के बारे में, राइट। ये रिएक्शन काइनेटिक्स है, यानी रिएक्शन की क्या क्या केमिस्ट्री हो सकती है। इसमें तो इंपॉर्टेंट चीजें हमारे पास आ जाती हैं, एक आर्हीनियस इक्वेशन आ जाएगी, पढ़ लें उसको, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। आर्हीनियस इक्वेशन में कौन से फैक्टर है, एक्टिवेशन एनर्जी, उसकी स्लोप किसको बता रही होती है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट MCQs, उसको अच्छे तरीके से पढ़ लें। इसके अलावा हमारे पास इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ जाते हैं, सूडो है, इसके अलावा फर्स्ट ऑर्डर है, जीरो ऑर्डर है, उनकी एग्जाम्पल आपको पता होनी चाहिए, यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और उनकी एग्जाम्पल अच्छे तरीके से आप लोग उनको पढ़ सकते हैं। इसके अलावा इसमें से हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी आ जाती है, उसको आप लोग पढ़ लें, एक्टिवेशन एनर्जी। इसके अलावा फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन है, ROR फॉर रेट ऑफ रिएक्शन, इसको अच्छे तरीके से पढ़ लें। और इसमें से एक बड़ा छोटा सा टॉपिक है लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, दैट इज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन एंड एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। इन दोनों में डिफरेंस देख लें, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको, एक एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और एक है इंस्टेंटेनियस, INST फॉर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, राइट। दो ये वाला आप लोगों ने डिफरेंसेस याद रखने हैं। और एक हमारे पास आ जाता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, उसको भी अच्छे तरीके से आप लोगों ने पढ़ लेना है। एक रेट कांस्टेंट है और एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इनको भी अच्छे तरीके से पढ़ लें। सो दैट इज ऑल अबाउट 11 केमिस्ट्री चैप्टर 1 to 11, जो मैंने आपको चैप्टर वाइज बता दिए, अच्छे तरीके से पढ़ लें। अब लास्ट में हमारे पास आ जाता है टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर केमिस्ट्री ECAT 2024। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने टारगेट सेट करना है कि आप लोगों के केमिस्ट्री में 30/30 MCQs ठीक होने चाहिए इंशाल्लाह ECAT के अंदर। तो उसके लिए मैं आपको ये चीजें बता रहा हूँ। आपने अगर तो ये सारी चीजें कंप्रीहेंसिव पढ़ना चाहते हैं, जैसे ये स्टूडेंट के लिए सारी चीजों
चीज़ों को पढ़ना और रेलिवेंट पढ़ना ये बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके लिए आप लोगों को पास एजुकेशन सिस्टम का हमारा ऑनलाइन सेशन हाईली रिकमेंडेड है और इसकी सक्सेस आप इस तरह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्रीवियस ईयर भी मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो मेन डिसिप्लिन है यूईटी में हमारे सेशन से जाते हैं। नस्ट के अंदर एनईटी 1-2 के अंदर जो बच्चों ने मैक्सिमम मार्क्स अटेन किए हैं वो हमारे सेशन से थे। तो हम लोग फोकस ही रेलिवेंट स्टडी के ऊपर करते हैं, वी बिलीव इन रेलिवेंट स्टडीज़। तो आपको हम ये सारी चीज़ें कंप्रीहेंसिव तौर पे प्रोवाइड कर देते हैं, जिसमें आपके लाइव लेक्चर्स हो जाते हैं, ग्रैंड टेस्ट सेशन हो जाता है, तो स्टूडेंट के लिए ये टेंशन खत्म हो जाती है, आपको सिर्फ ये सेशन ज्वाइन करना पड़ता है। तो उसके लिए आपका फिर ये टारगेट अचीव हो सकता है 30/30। अगर आप खुद से इस चीज़ों को करना चाहते हैं तो आप लोगों को मैं रिकमेंड करूंगा आप लोग बुक रीडिंग करें। अब बुक रीडिंग आप लोगों ने पीटीबी से कर ले या आपका रेलिवेंट बोर्ड है उधर से कर ले। एक्सरसाइज पे एमसीक्यूज लिखे होते हैं उनको अच्छे तरीके से पढ़ ले। इसके अलावा आप देखें कोई आपको हेल्पिंग नोट्स वगैरह में इस तरह रिकमेंड नहीं कर सकता, ना ही आप लोगों को रिकमेंडेड है, क्योंकि रेलिवेंट जो चीज़ें होती हैं वो बहुत कम आपको मिलती हैं। तो रेलिवेंट स्टडी मैटर करती है ई कैट के अंदर। कोई बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल भी नहीं आप लोगों ने इन चीज़ों को डिटेल में जाना और ना ही आपने बहुत ज़्यादा इनको बेसिक तक रहना है, क्योंकि ये आपका जो ई कैट में केमिस्ट्री का पोर्शन होता है इसमें बुक लाइन्स भी होती हैं, इसमें आपके नेमिंग रिएक्शन भी आ जाते हैं, इसमें आपसे फाइनल प्रोडक्ट्स, इसमें कैटलिस्ट वगैरह भी पूछे जाते हैं। तो ये सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। इसके अलावा आप लोग www.passpk.com को विजिट कर सकते हैं और वहाँ पे आप लोगों को 11 केमिस्ट्री के फुल बुक एमसीक्यूज मिलेंगे और 12 केमिस्ट्री के भी फुल बुक एमसीक्यूज मिलेंगे। आप लोग लेटेस्ट में जाएं, वहाँ पे आपको पोस्ट नजर आ जाएंगी, तो उधर से भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो सकती है। यहाँ तक ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी हैं। इसी रूटीन को आपने फॉलो करना है। वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू। अल्लाह इंशाल्लाह बेहतर करेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें और जो व्हाट्सएप चैनल है उसको भी आप लोग ज्वाइन कर लें। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।